सुप्रभात प्यारे बच्चों। हम कृतिका भाग 2 का पाठ साना साना हाथ जोड़ी पढ़ रहे हैं। कल हमने पाठ का आधा सार पढ़ा था और आधा पाठ का सार आज हम पढ़ने वाले हैं, क्योंकि मैंने आपको पहले बताया है कि पाठ बहुत बड़ा है, इसलिए इस पाठ का सार भी हम 2 भागों में पढ़ रहे हैं। पहली वीडियो में मैंने फर्स्ट पार्ट कराया था और आज हम सेकंड पार्ट उसका कर रहे हैं। पहली वीडियो में बताया गया था कि मधु कांकरिया जी सिक्किम में घूमने के लिए जाती हैं और वहाँ पर आंखों देखा हाल आपको एक यात्रा वृतांत के रूप में उन्होंने लिख कर दिया है। वहाँ पर जो हिमालय पे वो घूमने के लिए जाती हैं, तो वहाँ पर उस मेहनत कश मज़दूरों को देखती हैं और उसके मन में भाव आता है कि सिक्किम एक मेहनत कश बादशाहों का शहर है और वहाँ पर वो बहुत सारी औरतों को काम करते हुए भी देखती है। तो अंदाज़ा लगाती है कि यहाँ पर जीवन कितना ही कठिन है, लेकिन ये लोग फिर भी कितने मन से और कितने अपनायत से यहाँ पर रहते हैं। तो आगे हम पढ़ते हैं। मातृ भावना और उसके श्रम का यह कठिन स्वरूप देखकर लेखिका के अंदर का हृदय पसीज गया। लेखिका ने उन महिलाओं के बारे में और जानने का प्रयास किया। पूछने पर पता चला कि यह महिलाएं पहाड़ी रास्तों के नवनिर्माण के कार्यों में लगी हुई हैं। पहाड़ी रास्ते चौड़े हो जाएंगे तो आने जाने वालों के लिए खतरा कम हो जाएगा, लेकिन यह बड़ा ही खतरनाक कार्य है, क्योंकि इस कार्य में सड़कों को चौड़ी करने के लिए डायनामाइट का प्रयोग किया जाता है और इससे कई बार मजदूरों की जान भी जा चुकी है। यह सब कुछ देखकर लेखिका मन में सोचने लगी कि यह लोग समाज के लिए कितना कुछ कर रहे हैं और बदले में इन्हें बहुत थोड़ा सा मिल पाता है। और आगे बढ़ने पर लेखिका ने देखा कि स्कूल से वापस आते हुए बच्चे जिनकी उम्र अभी 7 से 8 साल है, वह उनसे लिफ्ट मांग रहे थे। लेखिका की गाड़ी अब धीरे धीरे पहाड़ी रास्तों से बढ़ने लगी थी। तभी सूरज के अस्त होने का समय आ गया। वहां वह देखती है कि कुछ पहाड़ी महिलाएं मवेशियों को चराकर अपने अपने घरों की ओर वापस आ रही थी। लेखिका की जीप अब चाय के बागानों से गुजरने लगी थी। सिक्किम के पारंपरिक परिधानों को पहने हुए कुछ लड़कियां बागानों से चाय की पत्तियां तोड़कर अलग कर रही थी। चारों तरफ हरियाली के बीच लाल सूरज को डूबते हुए देखने पर ऐसे प्रतीत हो रहा था कि आकाश में इंद्रधनुष की छटा बिखर गई हो। अब जिस तरह से मधु कांकरिया हमें बता रही हैं, तो इस तरह से हमें भी सिक्किम ज़रूर घूमने जाना चाहिए और सिक्किम की जो प्राकृतिक सौंदर्यता है उसे अनुभव करना चाहिए। आगे लिखती हैं, युमथांग जाने से पहले लेखिका की बड़ी इच्छा थी कि वह कुछ समय लायुंग में बिताए। लायुंग वह स्थान था जहाँ जो इन गगनचुंबी पहाड़ियों के निचले हिस्से में सबसे शांत निवास था। वह जगह दौड़ भाग की जिंदगी से बिल्कुल विपरीत, बिल्कुल शांत और एकांत जगह पर थी। यात्रा की थकान उतारने के लिए लेखिका तिस्ता नदी के किनारे एक बड़े पत्थर के ऊपर जाकर बैठ गई। जैसे ही सूरज ढला और रात हुई, वह अन्य लोगों के साथ गाइड नार्गे व अन्य लोग मिलकर मनोरंजन करने लगी। उन्होंने नाचना गाना आरंभ कर दिया। मधु जी के साथी मणि ने भी बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। लायुंग निवासियों के आजीविका के प्रमुख स्रोत हैं पहाड़ी आलू, धान की खेती और शराब। यह लेखिका का मन था कि वह बर्फ देखे, लेकिन ऐसा संभव न हो सका। तब उन्हें का स्थानीय व्यक्ति से जानकारी उन्हें तब तब उन्हें स्थानीय व्यक्ति से जानकारी मिली कि यहाँ अत्यधिक प्रदूषण होता है, इसलिए बर्फबारी कम होती है। लेकिन यदि वह बर्फ देखना चाहती है तो उसे कटाओ यानी भारत का स्विट्जरलैंड कहा जाना होगा।
भारत का स्विट्जरलैंड जाना होगा। तभी कटाव की स्थिति पर्यटन स्थल के लिए इतनी विकसित नहीं है। यही कारण है कि यहाँ की प्रकृति की सौंदर्यता जैसी थी वैसी ही है। लायुंग से कटाव का सफर समय समय करीब करीब 2 घंटे का था, लेकिन वहां पहुंचने के लिए रास्ते टेढ़े मेढ़े थे जो कि काफी खतरनाक साबित हो सकते थे। तो वहीं दूसरी ओर लेखिका के साथी मणि को मन ही मन दार्शनिकता के भाव उत्पन्न होने लगे। वह अपने मन की बात कहने लगी थी कि प्रकृति ने क्या शानदार जल संचय की व्यवस्था की है। यह ढंग बहुत ही अनोखा है। पूरे एशिया के लिए हिम शिखर जल स्तंभ के रूप में वरदान है। प्राकृतिक नियमानुसार जब पहाड़ की ऊंची चोटियों में बर्फ जम जाती है और फिर ग्रीष्म ऋतु के आते ही यह बर्फ पिघलकर पानी का रूप ले लेती हैं और नदियों के द्वारा बेहतर हम तक पहुंचते हैं और हमारी प्यास बुझती है। तो यहाँ पर जल सौंदर्य का भी वर्णन किया गया है। इस रास्ते पर आगे बढ़ते हुए लेखिका का सामना कुछ फौजी छावनी से हुआ। तभी उन्हें याद आया कि वह बॉर्डर एरिया पर हैं। यहीं से तो चीन और भारत की सीमाएं बनती हैं। उन्होंने एक फौजी से प्रश्न किया कि आप इतनी कड़कड़ाती सर्दी में यहाँ कैसे रह लेते हैं। लेखिका की बात सुनकर फौजी हंसने लगे और कहने लगे कि देश के निवासी चैन से सोते हैं, इसलिए हम यहाँ पहरा देते हैं। लेखिका के मन में भावनाओं का एक तूफान उमड़ पड़ा। वह सोचने लगी कि इतनी सर्दी में हम थोड़ी देर में ही ठहर नहीं पाते और यह फौजी दिन रात यहीं रहते हैं। अब तो यही उनका घर बन चुका है। यह सोचकर लेखिका फौजियों के सम्मान में झुक गई। उन्होंने फौजियों से कहा कि फेरी भेटुला यानी फिर मिलेंगे और उनसे विदाई ली। इसके बाद लेखिका वापस युमथांग के रास्ते लौटने लगी। उस समय युमथांग घाटियों में ढेर सारे प्रियता और रोडोड्रेडो के अति सुंदर फूल खिले हुए थे। लेखिका वापसी में लेखिका खिले फूलों को देखकर भी थोड़ी दुखी थी, क्योंकि कटाव के आगे युमथांग फीका फीका सा लग रहा था। युमथांग कटाव के जितना अधिक सुंदर नहीं था। रास्ते में एक चिप्स बेचती हुई युवती से लेखिका ने पूछा, क्या तुम सिक्किमी हो? युवती ने उसके उत्तर में कहा, नहीं, मैं तो इंडियन हूँ। उसका जवाब सुनकर उन्हें बहुत प्रसन्नता हुई और अच्छा लगा कि सिक्किम के लोग भारत से जुड़कर काफ़ी अच्छा महसूस कर रहे हैं। दरअसल बात कुछ ऐसी है कि सिक्किम पहले भारत के हिस्से में नहीं आता था। वह एक स्वतंत्र रजवाड़ा था, लेकिन अभी सिक्किम भारत से इस तरह जुड़ गया है कि ऐसा प्रतीत नहीं होता कि सिक्किम कभी भारत से अलग हुआ करता था। तब वह पर्यटकों के लिए भी उतना जाना पहचाना क्षेत्र नहीं था, लेकिन अब सिक्किमी भारतीय बनकर काफी खुश हैं। गाड़ी आगे बढ़ती रही, तभी एक पहाड़ी कुत्ता गाड़ी के सामने से गुजर गया। मणि ने जानकारी देते हुए कहा कि पहाड़ी कुत्तों के भौंकने की आवाज केवल चांदनी रात में ही सुनाई देती है। मणि बातें सुनकर लेखिका अचंभित हो गई। थोड़ा और आगे बढ़ने पर नार्गे ने गुरु नानक जी के फुटप्रिंट का पत्थर लेखिका को दिखाया। नार्गे कहते हैं कि ऐसी मान्यता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर गुरु नानक जी के चावल की प्लेट से कुछ चावल के कुछ दाने जमीन पर गिर गए थे। जिस जिस स्थान पर वह चावल गिरे, वह वही स्थान चावल की खेती का रूप ले चुका है। लेखिका की गाड़ी करीब 3 किलोमीटर आगे चलकर खेदुम में पहुंची। यह लगभग 1 किलोमीटर तक फैला हुआ स्थान था। नार्गे बताते हैं कि इसे देवी देवताओं का स्थान मानते हैं, इसलिए यहाँ कोई गंदगी नहीं होती और यदि कोई इसे गंदा करने की चेष्टा करता है तो उसकी मृत्यु निश्चित है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ के लोग पहाड़ों, नदियों, झरनों की पूजा करते हैं, इसलिए वह इन्हें कभी गंदा नहीं कर सकते। लेखिका की गाड़ी
3 किलोमीटर आगे चलकर खेतों में पहुंची। यह लगभग 1 किलोमीटर तक फैला हुआ स्थान था। नार्गे बोलते हैं किसी देवी देवताओं का निवास स्थान मानते हैं, इसलिए यहाँ कोई गंदगी नहीं होती। यदि इसे कोई गंदा करने की चेष्टा करता है तो इसकी मृत्यु निश्चित है। साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि यहाँ के लोग पहाड़ों, नदियों और झरनों की पूजा किया करते हैं, इसलिए वह इन्हें कभी गंदा नहीं कर सकते। तब लेखिका के मुंह से निकल गया कि इसलिए यह गंगटोक शहर इतना खूबसूरत है। लेकिन तभी गाइड नार्गे ने लेखिका को टोकते हुए कहा कि मैडम, गंगटोक नहीं गंतोक होता है, जिसका शाब्दिक अर्थ है पहाड़, इसलिए इसे गंगटोक कहिए। धन्यवाद। तो इस तरह से आप जान चुके हैं कि मधु कांकरिया जी ने ये यात्रा वृतांत लिखा और सिक्किम की सुंदरता का वर्णन इस पाठ में किया है। तो आगे की वीडियोस में हम इसके प्रश्न उत्तर करेंगे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच।